कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि x1 कोई परिणाम है, x2 कोई परिणाम है, x3 कोई परिणाम है और ऐसे करके कोई n परिणाम है। उन सभी को हमने सम कर लिया, उन सभी को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर इनको एक समीशन x करके, समीशन का मतलब होता है योग, तो समीशन x करके इनको सम ऑफ x, सम ऑफ n डेटा, सम ऑफ n परिणाम, इनको डेटा बोल सकते हैं, राशि बोल सकते हैं या परिणाम बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। तो जो भी n परिणाम हैं उनको जोड़ दें और उसके अंदर जितने परिणाम हैं उसका भाग लगा दें, तो हमारे पास निकल के आता है एवरेज। एवरेज निकल के आता है उन राशियों का, उन डेटा का। तो इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, उन सारे टाइप्स को करने मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वो किन किन प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे 40, 47, 45, 48, 50 राशियों का औसत ज्ञात करें। अब देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक बेसिक से हम लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो देखो जनरली क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ करके और फिर उनका औसत निकालें तो एक लंबा समय लगता है। तो किस तरीके से हम कम से कम समय में इनको सॉल्व कर करके इनका आंसर निकालें, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक नाम होता है डेविएशन मेथड, मेथड का नाम होता है डेविएशन मेथड। वो मेथड हम सीखने जा रहे हैं। हम इस तरीके से बेसिक मेथड को भी सीखेंगे और डेविएशन मेथड को भी सीखते हैं। तो दोनों ही तरीके से चलते हैं, बेसिक्स से पहले चलते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बेसिक मेथड का यूज़ करना है या आपको डेविएशन मेथड का यूज़ करना है। आपके लिए जो भी उपयुक्त होता है, मेरे हिसाब से डेविएशन मेथड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा मतलब आसान होता है और जल्दी टाइम कम कंज्यूम करता है। तो पहले बेसिक्स से चलते हैं। तो हमारे पास अगर एवरेज निकालना है इन सभी संख्याओं का, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़, जितनी भी राशियां हैं इन सभी को ऐड कर लें। तो कैसे निकलेगा, देखो 40, 47, 45, 48 इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो इन सभी को जोड़ने के लिए आप जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 16 और 5 21, 210 प्लस 7 5 12, 12 और 8 12 और 8 ये हो जाएगा 20। तो इनको ऐड कर लिया, टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा लो तो ये हो जाएगा 230/5, 5 का भाग लग जाएगा तो 4 और 6 46 जो है हमारे पास जो एवरेज नंबर निकल के आ जाएगा 46। तो ये एक थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। वैसे हम अगर कोई नंबर माने, डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे, पहले सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेविएशन मेथड किस तरीके से यूज़ लिया जाता है। मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई डेविएशन के लिए कोई भी एवरेज मान लिया 55, लेट कर लिया, मैंने मान लिया कि 55 को है मेरे पास, ये मेरा एवरेज है, ये मैंने लेट किया है। सबसे पहले मैंने ये माना है, मैंने ये मान लिया कि 45 जो है, सॉरी 55 नहीं 45 जो है मेरा एवरेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये इससे ये देखना है ये जो संख्या है वो इससे कितनी कम या ज़्यादा है। तो अगर कम है तो यहाँ पे लिख लेना कि -5 कम है। ये कितनी कम है, ये -2 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। ये कितनी कम है, ये 0 है, कोई नो प्लस है ना माइनस है। ये +3 है और ये +5 है। तो एवरेज से कौन से कितने ज़्यादा है, कौन से कितने कम है, आपको ये डेविएशन निकाल देना। इसको बोलते हैं डेविएशन, इनको बोलते हैं अंतर। अब इनको जोड़ करके जिस तरीके से आपने वहाँ पे निकाला था, ठीक यहाँ पे भी इस वैसे ही निकाल सकते हैं। 5 2, पहले तो पॉजिटिव नंबर जोड़ लेते हैं, 3 और 2 10, 8 और 2 10, -5 5,
-5 और +10, -5 और 10 टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दीजिए, बचेगा कितना? 5/5 बराबर 1। अब ये जो नंबर आया है इसको ऐड करना है जो आपने माना है इसमें, तो 45 + 1 जो हो जाएगा वो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। डेविएशन के अंदर आपको ये संख्या ऐड करनी है। तो वैसे ये बेसिक्स मेथड है, आपको सीखने के लिए तरीका बताया है। आप इसी मेथड से कर सकते हैं जब बड़े नंबर होते हैं तब। अब देखिए आगे चल हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कुछ रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं, जो बेसिक रिजल्ट होते हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं और जिनसे आसानी से प्रश्न सॉल्व किए जा सकें। देखो कुछ नंबर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जैसे कि n या प्रथम n प्राकृत संख्या, अगर प्रथम n प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, n × n+1/2। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का ये फॉर्मूला। अब इनका औसत अगर आपको निकालना है, अगर इन्हीं का औसत पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो योगफल है मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, n/n, n × n+1/2 × n का भाग दे दीजिए इसी योगफल के अंदर, तो फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा n+1/2। तो ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो कैसे निकालना है, इस तरीके से। इसके बेस पर आपके आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये रिजल्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होगा, अगर आपको इन्हीं संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए और पूछ लिया जाए बताओ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है n × n+1/2 n+1/6। ठीक है सर। अब इन्हीं का अगर औसत पूछ लिया जाए तो औसत के लिए सेम फॉर्मूला है कि जो सम ऑफ नंबर है उसमें n का डिवाइड कर लो, तो एवरेज अगर पूछ लिया जाए इनका तो आपको n का भाग दे देना है और आपके पास रिजल्ट आएगा 6। सेम अगर क्यूब का पूछ लिया जाए तो क्यूब के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है भाई, सम ऑफ फर्स्ट n सम ऑफ ऑल क्यूब, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग अगर पूछा जाता है तो आपको n × n+1/2 का स्क्वायर कर देना है। अब इनका अगर औसत पूछ लिया जा रहा है, इनका एवरेज पूछा जा रहा है, तो आपको इनको देखो n² n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है, तो इसमें अपन n का भाग दे देंगे। तो n का भाग देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा n × n+1/4। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो ये जो बेसिक कुछ रिजल्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको उतार सकते हैं। इनके अलावा जो है कुछ प्रश्न कुछ है इस तरीके से आते हैं जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड होते हैं, या फिर इसको देख सकते हैं जैसे n प्रथम n सम संख्या के सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू n। n प्राकृत जो n सम संख्या है इनका अगर योगफल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा जो फॉर्मूला जो हमारे पास है n और n+1 ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n क्या है ये बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे जो 2n है वो अंतिम पद है, अंतिम सम संख्या। और अगर हमें n निकालना है तो n बराबर जो होगा वो 2n बटा जो यहाँ पे संख्या होगी उसमें भाग दे देना है।
तो बेसिकली जो n हमारा होगा, ये जो n होगा वो इस संख्या के अंदर 2 का भाग जब हम लगाएंगे तो हमारे पास n निकल के आ जाएगा। तो आपको इस n से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल N लिख लेता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल N लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये कौन सा n है और ये कौन सा n है। बेसिकली ये कौन सा n होता है, फॉर एक एग्जांपल आपको बता लेता हूँ कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत अगर पूछा जा रहा है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे 2, 4, 6 और ऐसे करते करते जो 10वीं, अगर आपसे nवीं जो सम संख्या पूछी जाती है तो 10वीं जो सम संख्या होगी वो 20 होगी। तो 2 से लेकर के 20 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका हमें औसत निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो nवां नंबर है उस nवें नंबर के अंदर आपको कैपिटल N का मान निकालने के लिए nवें नंबर के अंदर 2 का भाग लगाना होगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा, बेसिकली 10 आएगा। अब हमारे पास सम ऑफ नंबर दे रखे हैं कि इनको अगर हमें सम करना है, इनका योगफल निकालना है, इनका अगर योगफल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n × n+1 होता है। तो हम पहले इनका योगफल निकाल लेते हैं, फिर उस जितना भी योगफल आएगा उसके अंदर टोटल नंबर का भाग दे देंगे। वैसे इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये भी है, आपको फॉर्मूला अगर निकालना है जैसे पहले n × n+1 निकाल लेते हैं तो हमारे पास n निकल के आया है, 10 × 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा ये सम ऑफ 20 नंबर का। अब हमें ये तो सम निकला है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। हमारे को एवरेज पूछा है तो एवरेज कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था कि टोटल जो नंबर है उसके अंदर जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है फ्रेंड्स, हमारे पास 10 संख्याएं हैं, 10 सम संख्याएं हैं। तो n × n+1, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास 11। एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 11। 11 जो है वो हमारे पास एवरेज नंबर होगा टोटल संख्याओं का। कि एवरेज सम कितने होंगे, वो 11 होंगे। इस तरीके से हम संख्याएं निकाल सकते हैं, 10 सम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं, उन सम संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। और देखिए अभी सम संख्याओं के लिए हमने देखा, विषम संख्याओं के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। विषम संख्याओं के लिए भी देख लेते हैं, चलो आओ विषम संख्याओं के लिए भी देख लेते हैं। n प्रथम n विषम संख्या का योगफल। अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो देखो 1, 3, 5 एंड सो ऑन चलती रहेगी, 2n में से 1 कम तक, ये बात ध्यान रखना। तो इसका योगफल का फॉर्मूला होता है n²। मैं कैपिटल N ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। n क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल N, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कैपिटल N क्या होगा। यहाँ पर जो भी n आता है, जो भी संख्या आती है उस संख्या में n जोड़ करके 1-2 का भाग लगाया जाता है। यहाँ पे जो भी संख्या मिलेगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब इनका औसत कैसे फाइंड आउट करना है, औसत निकालने का सेम तरीका होता है। 40 विषम संख्या हमें निकालनी है, तो 40 विषम संख्याएं निकालनी है तो हमारे पास कितनी होगी विषम संख्याएं, n विषम संख्याओं के लिए हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है। तो nवीं विषम संख्या जो होगी वो कितनी होगी, देखो nवीं विषम संख्या, हाँ तो nवीं विषम संख्या जो होगी वो होगी 40 ×
2 - 1, तो NV जो विषम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 79, वो होगी 79 NV जो विषम संख्या होगी वो। अब आप एक तो वो तरीका होता है कि NV विषम संख्या निकाल ली और एक प्रथम विषम संख्या निकाल ली, जैसे 1 3 5 7 और ऐसे करते हुए 79 तक को ऐड करोगे, फिर उसमें टोटल कितनी संख्या निकालनी है 40 का भाग लगा दोगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, प्रथम संख्या और लास्ट की संख्याओं को ऐड कर लो, मतलब +1 + 79 उसमें 2 का भाग लगा दो। तो ये एक बेसिक और या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करने की, जो कि औसत निकालने का सबसे आसान तरीका है। औसत संख्या कौन सी होती है कि औसत नंबर कौन सा है, वो इनको फाइंड आउट करने का ईजीएस्ट वे है। तो इस तरीके से हम विषम संख्याओं के औसत संख्या निकाल सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति जो है आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। एक नाव है, उस नाव के अंदर 10 नाविक बैठे हैं और उस नाविक के अंदर एक 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है वो बदल लिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। और उस नए व्यक्ति के आने से क्या होता है कि उस नाव के अंदर जो लोग बैठे थे उससे 800 ग्राम औसत भार में वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो नया व्यक्ति आया है, उस ग्रुप के अंदर जो नया व्यक्ति आया है, उस नए व्यक्ति का भार कितना है। तो देखो आपको मैं ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं कि ग्रुप रिलेटेड जो प्रश्न है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से 3 प्रकार के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लो कि कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है। व्यक्ति बोल दो, सदस्य बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है। एक तो इससे रिलेटेड प्रश्न आता है कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक व्यक्ति जाता है और दूसरा व्यक्ति आ जाता है। दूसरा टाइप का प्रश्न आता है कि नया व्यक्ति जोड़ा जाता है, उसमें बिल्कुल ही नया एक ग्रुप है, उसमें से बिल्कुल ही नया व्यक्ति आ जाता है। जैसे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, एक क्लास है, उसके अंदर एक नया स्टूडेंट आ जाता है, एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर एक नया मेंबर आ जाता है। इस तरीके से बिल्कुल ही नया व्यक्ति आ जाता है। ग्रुप का मतलब ग्रुप के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कक्षा हो सकती है, जैसे परिवार हो सकता है ना, कुछ भी समूह हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ भी ग्रुप हो सकता है, कुछ भी लोगों का समूह हो सकता है। तीसरा जो है वो छोड़कर चला जाता है, छोड़ देता है। सदस्य जो है व्यक्ति या व्यक्ति समूह छोड़ देता है। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ग्रुप के अंदर नया व्यक्ति आता है और पुराना व्यक्ति चला जाता है। नए व्यक्ति आता है, एक ग्रुप था उसमें नया व्यक्ति आ जाता है। तीसरे में जो व्यक्ति थे उसमें से भी छोड़ के चला जाता है। तो उसमें जो भी औसत परिवर्तन होता है, जो भी औसत व्यक्ति का भार, उम्र, आय, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो इस टाइप का प्रश्न है कि नाविक के अंदर 10 नाविकों में से जो एक नाविक है वो जाता है जिसका भार है 56 किलोग्राम, और उसके स्थान पर जो नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखो इन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी, क्या अप्रोच
लगानी चाहिए। हमें देखना है कि 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है वो, इसके लिए देखो 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का जो 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, 56 किलोग्राम भार है उसका। अब जो वृद्धि हुई है नए व्यक्ति के आने से, वो औसत वृद्धि कितनी है? 800 ग्राम की वृद्धि है। तो हमें औसत वृद्धि 1 पर निकालनी है। ये 800 ग्राम की है, बाकी सब किलोग्राम में दे रखे हैं, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे पहले कि 800 ग्राम या 800/1000 किलोग्राम की औसत वृद्धि होती है एक व्यक्ति के ऊपर। तो हमारे पास टोटल 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्तियों पर जो वृद्धि हुई है, औसत वृद्धि जो हुई है वो कितनी हो गई है? 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, वो 8 किलोग्राम औसत वृद्धि हो जाएगी जब वो व्यक्ति आता है। तो औसत वृद्धि, ये औसत वृद्धि हुई है जब नया व्यक्ति आता है तब। अब हमें पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का भार कितना होगा। तो व्यक्ति का भार निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितना भार पहले था व्यक्ति का, उसके अंदर अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करना है, अगर यहाँ पे कमी हो रही होती तो आपको माइनस करना होता। तो वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस करना है। आपको ये ध्यान रखना, क्या प्लस करना है? x क्या है? जितनी औसत वृद्धि होती है उसका। औसत वृद्धि क्या है? 8 और इंटू कुल सदस्य, कितने सदस्यों की वजह से वृद्धि हो रही है? सिर्फ एक सदस्य की वजह से वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? एक सदस्य की वजह से। तो हो जाएगा 56 + 8 बराबर, ये हो जाएगा 64 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम नए व्यक्ति का भार निकाल सकते हैं। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। देखिए ठीक ऐसा ही प्रश्न आपके सामने एक वैसे और लेके आया हूं मैं आपके सामने। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया व्यक्ति आया है उसके भार बताइए, उसका कितना भार है। मैंने क्या बताया था कि हमें औसत भार निकालना है, हमें बेसिक निकालनी है कि औसत वृद्धि कितनी हुई है। तो ये हमारे पास औसत वृद्धि आई है 1 किलोग्राम की औसत वृद्धि है। 1 किलोग्राम की कितने व्यक्तियों पर है? तो 5 व्यक्तियों पर 1 किलोग्राम की वृद्धि। तो टोटल जो औसत वृद्धि हो जाएगी, टोटल जो औसत वृद्धि होगी, टोटल औसत वृद्धि होती है भार के अंदर वो है 5 किलोग्राम की। अब जो व्यक्ति प्रतिस्थापित हुआ है, जिस व्यक्ति ने प्रतिस्थापन किया है, उस व्यक्ति के अंदर जो नया भार होगा, नया भार क्या होगा? नया भार अगर निकालना है तो जो व्यक्ति प्रतिस्थापित हुआ है उसके अंदर आपको क्या करना है? जोड़ना है। अगर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो मैंने बोला था कि अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें जोड़ना है। कितना जोड़ना है? जितना औसत वृद्धि हुआ है, जितना औसत वृद्धि हुआ है और जितने लोगों की वजह से हुआ है। एक व्यक्ति की वजह से हुआ है इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। हेंस क्या आ जाएगा? 60 + 5 बराबर 65। 65 क्या आ जाएगा? किलोग्राम। तो जो 65 किलोग्राम का जो व्यक्ति था उसने उस ग्रुप के अंदर 5 लोगों के ग्रुप में एंट्री कर दी थी। उस एंट्री की वजह से जो 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, और उस 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो वो जो व्यक्ति था वो कितने किलोग्राम का था? वो 65 किलोग्राम का था, जिसने प्रतिस्थापित किया था 60 किलोग्राम के व्यक्ति को। तो आई होप कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई समस्या हो या अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम आपके आंसर देने के लिए तैयार हैं। हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।